हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए पॉलिटी जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम लोग कंसेप्ट और एमसीक्यू दोनों ही देखते हैं। और इसी के क्रम में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी उन्हें ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आज की वीडियो जो है आप देखिए स्टार्ट जो होगी वो भाग 5 से होगी। ठीक है, हमने भाग 4 तक ऑलरेडी करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट फॉलो करें। तो भाग 5 में जो है आपको देखने को मिलेगा संघ सरकार के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो हम लोग जब संघ सरकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रपति पढ़ना पड़ता है, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, उनका मंत्री परिषद हो गया, सीएजी। तो इस तरह से और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। लेकिन आप देखिए जीके जीएस में आप देखे होंगे अगर सिलेबस अच्छे से, तो जीके जीएस में टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संसद। ठीक है, तो आज ही आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो संसद से स्टार्ट करेंगे। और उस संसद में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है और उन 3 अंगों में एक अंग राष्ट्रपति है। तो हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे। अब अगर राष्ट्रपति को देखे हैं तो उपराष्ट्रपति को छोड़ देना, कहीं कहीं अकलमंदी नहीं होगी, इस वजह से हम लोग दोनों को एक साथ देख लेंगे। पहले तो आपको जैसे कि हम यही करते हैं कि पहले आपको कंसेप्ट यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं, चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं और आगे चल करके फिर हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सब समाप्त होने के बाद हम लोग 50 एमसीक्यू टोटल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे भाग 5 में संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है और इसी में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो संसद को देख रहे हैं। ठीक है, संसद की यदि हम बात करें तो संसद जो है हमारा वो आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है। और आप देखिए संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सरला। क्या है? सरला। सा से हो जाता है संसद, आर से हो जाता है राज्यसभा और ला से हो जाता है लोकसभा। और आप देखिए कि जो संसद है वो आर्टिकल 79 में है, वही राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जो हमारी संसद है वो 3 अभिन्न अंगों से मिलकर के बनती है। कौन कौन? एक तो हमारे प्रेसिडेंट ही हैं, दूसरा है हमारी राज्यसभा, तीसरी है लोकसभा। ठीक है, और आप देखिए प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रावधान है वो कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 52 में किया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और वो भारत के प्रथम नागरिक होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हमारे आर्टिकल 52 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं हम अगला जो है वो देखेंगे आर्टिकल 80 और यह आर्टिकल 80 में आपको उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो हमारी जो राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। वहीं लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन या आम सदन कहा जाता है और ये इसका जो प्रावधान है वो आपको आर्टिकल 81 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने प्रेसिडेंट के बारे में। और हाँ, अब जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति को लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए कम से कम उसकी 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसे कम से कम 30 ईयर्स की जो एज है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने प्रेसिडेंट को देखेंगे क्योंकि मेन जो फोकस है वो इन्हीं के ऊपर रहने वाला है। तो सारी वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब के सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देखेंगे वो क्या है कि जो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के बारे में प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक है। ठीक है, अन्य भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति से बिलोंग करते हैं लेकिन मेन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो, और उसके पहले जो 2 आर्टिकल हैं वो जाने रहिए कि जो हमारा आर्टिकल 52 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और वो भारत के प्रथम नागरिक होंगे। वहीं आर्टिकल 53 क्या कहता है? तो जो आर्टिकल 53 है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, क्या कि आर्टिकल जो हमारा 53 है वो कहता है कि भारतीय संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और अब देखिए और आर्टिकल जो 54 है वो क्या कहता है? तो उसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान है, अर्थात जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी बातें। ठीक है, तो आप देखिए
पहली बात तो ये होगा कि हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं हैं, इनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, ना कि विधान परिषद। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इनके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। तो एक तो असली पॉइंट ये है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। दूसरा, आप देखिए, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति को जो है मतलब कोई यदि व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, और ये 15,000 जो है वो जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो बनकर के तैयार होता है। कहाँ पे प्रावधान है? आर्टिकल 54 में। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अन्य पॉइंट्स, और वो क्या है? वो है उनकी योग्यता। अगर सपोज दैट कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना भी चाहता है तो वो योग्य है कि नहीं, ये बात भी तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, सबसे पहली जो योग्यता है वो तो यही होना चाहिए कि भारत के नागरिक हो। ठीक है, अगर भारत के नागरिक ही नहीं है तो क्या करेंगे राष्ट्रपति बन के? ठीक है, पहली बात, भारत के नागरिक हो। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जन्मजात नागरिक होना अनिवार्य है? तो नहीं। आप देखिए, जन्मजात नागरिक की जो व्यवस्था है वो आपको यूएसए के जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी। अपने यहाँ तो बस इससे मतलब है कि वो व्यक्ति भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, कम से कम 35 साल की उम्र उनकी हो चुकी होनी चाहिए। तीसरी बात, कोई भी लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और एक बहुत ही खास बात, यद्यपि वो ना तो लोकसभा के मेंबर हो ना राज्यसभा के मेंबर हो, मतलब किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो, लेकिन उनके अंदर लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। और ये जो योग्यता का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? तो ध्यान से देख लीजिएगा, आर्टिकल 58 में है। ठीक, अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 55 है वो क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 55 है, देखिए क्रम से आर्टिकल्स नहीं देखने हैं, बस आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। अभी हम लोग क्रम से भी देख लेंगे, ऐसा नहीं कि हम बताएंगे नहीं, क्रम से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो 55 है इसमें ना जो राष्ट्रपति हैं उनको कैसे चुना जाएगा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उनका चुनाव कौन से तरीके से होता है, जिसका प्रावधान आपको आर्टिकल 55 में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का जो तीसरा स्वरूप है, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, यहाँ से, यानी इस तरह से उनका जो चुनाव है वो होता है। सपोज दैट मतलब कि उनके चुनाव से लेकर के या उनके मतलब कि नियुक्ति वगैरह से लेकर के किसी तरह का कोई इशू होता है, कोई विवाद होता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये अनन्य अधिकारिता वाला जो है मामला हो जाता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है एक और नोट में कि सपोज दैट जो है मतलब कि ये जो समस्याएं हुई उसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यदि वो अवैध घोषित कर दिया जाता है तो जितने टाइम तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे होंगे उस टाइम पीरियड में उन्होंने जो भी काम किया होगा वो अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही कंडीशन राष्ट्रपति के बारे में भी है और यही कंडीशन उपराष्ट्रपति के बारे में भी है। ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट यूपी पीसीएस ने पूछ रखा है, तो आपको एकदम ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, और एक बात और जाने रही है कि जैसे आप देखिए यूएस में क्या होता है, यूएस में राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार बन सकता है, और वहाँ के तो जो राष्ट्रपति हैं वो मतलब कि एकदम स्पेशल, मतलब एकदम प्रमुख होते हैं, सब कुछ वही होते हैं। लेकिन अपने यहाँ तो केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। और दूसरी बात, अपने यहाँ राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है, यानी भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 बार चुने जाएंगे या 2 बार, जब तक मनमर्जी है तब तक चुनते रहेंगे। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है वो जानिए राष्ट्रपति के बारे में, और वो पॉइंट है अपना क्या जानना है, राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि वो कितने टाइम पीरियड तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो सबसे पहली बात, जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे, ठीक है, उस तिथि से 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए उनको हटा नहीं सकती, नहीं, हटाने की भी जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सामान्यतः वो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। सपोज दैट कि उनका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया है लेकिन कोई नया जो राष्ट्रपति है उसका भी चयन नहीं हुआ है, तो जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, भले ही उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया हो, उसके बावजूद भी वो अपने पद पर बने रहेंगे। और ये सारी बातें कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? आर्टिकल 56 में। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति जो अपना शपथ वगैरह है वो किसके समक्ष लेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के समक्ष लेंगे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने लेंगे। सपोज दैट वो नहीं है तो जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी शपथ वगैरह लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है जैसे सपोज दैट अब मतलब सब वो 5 साल तक तो रहेंगे, लेकिन अगर उनका मन चाहे कोई उनके जीवन में समस्या आए तो वो क्या कर सकते हैं, वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं, यानी कि रिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 56 का जो क्लॉज 2 है ना, वो कहता है कि यदि राष्ट्रपति चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना जो त्याग पत्र है वो उनको दे सकते हैं, ठीक है। जब सपोज दैट उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र दे देंगे तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए। एक और पॉइंट है जो कि बहुत क्वेश्चन बनता है और वो क्या है, वो है आर्टिकल 61, ठीक है। जो अनुच्छेद 61 है इसमें आप देखिए कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाए जाने की बात है वो आपको देखने को मिलती है। ये महाभियोग क्या है, तो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। और किस आधार पे हटाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण, अर्थात अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो माना जाएगा कि ये संविधान का अतिक्रमण है, फिर चलो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आर्टिकल 61 के तहत आप देखें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि पॉइंट है जो बहुत पूछा जाता है, इस आर्टिकल को बहुत पूछते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना वो किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। हाँ, बस यही है कि जब भी ये प्रक्रिया स्टार्ट करनी है उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है, ठीक। तो ये सारी बातें आपको ध्यान से देख लेना है। और क्या देखना है, सपोज दैट राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है तो फिर 6 माह के भीतर उनका जो पद है वो भरना अनिवार्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति का पद एक भी सेकंड के लिए रिक्त नहीं होता, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति सपोज दैट कहीं गए या कोई भी इशू आया तो उपराष्ट्रपति फौरन उनका जो काम है वो संभालने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहा। अब हम देख लेते हैं ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यद्यपि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमसे पूछेंगे, ऐसा मतलब घुस के पूछेंगे ये जरूरी नहीं है, मतलब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, सबसे पहले हमने बताया कि 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी ही पड़ेगी। और जिस भी सदन में, यानी कि सपोज दैट लोकसभा से ये जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई, तो संसद के जिस सदन से ये प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें आपको देखना है कि उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित करने, और मतलब जब वो 2/3 सदस्य उसको पारित कर देंगे तो उसके बाद फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा, ठीक है। और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद मतलब कि जब देखेगा कि ये सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो फिर 2/3 बहुमत से जब पारित कर देगा तब राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूर्ण मानी जाएगी और फिर जाहिर सी बात है उसी टाइम से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। अब हम राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते देख लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो यही जानिए कि इनकी 5 लाख पर मंथ जो है पेमेंट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी है 5 लाख रुपए पर महीने की। इसके साथ साथ आप देखें, एक बार राष्ट्रपति अगर बन गए तो आजीवन फ्री में मेडिकल, आवास आदि की सुविधा मिलेगी। टैक्स भी, किसी भी चीज़ पे इनको टैक्स वगैरह भी नहीं देना है। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर भी पूरी विदेश में घूमने टहलने का जो अधिकार है वो मिलता है। और इसके साथ साथ आप देखें उनके पास ये छूट होती है कि उनके पास 5 लोगों का एक सेक्रेटरियल स्टाफ होना चाहिए, मतलब हो सकता है। और कहते हैं, सुनने में आता है कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी ना राष्ट्रपति हमारी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। चले, अब देखिए कार्यकाल में मतलब कि वेतन और भत्ते में कटौती नहीं होगी जब तक उनका कार्यकाल चल रहा है, ना उनके वेतन कटे जाएंगे ना उनके भत्ते कटेंगे। और जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो अपने 1.5 लाख पेंशन उनको पर महीने मिलती रहेगी। और साथ में स्टाफ खर्च अलग से मिलेगा 60,000 रुपये पर महीने का, समझ रहे हैं, मतलब इतनी सुविधाएं ऐसे हल्के में लिया है क्या।
अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कौन से अधिकार होते हैं और कौन सा कर्तव्य होता है। पता नहीं कैसे बीच में एक सेकंड के लिए आवाज़ ही गायब हो गई थी वीडियो की। फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं राष्ट्रपति के पास जो मतलब अधिकार और उनके जो कर्तव्य हैं उसको। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं उनके अधिकार। ठीक है, तो मैंने ये बना के रख दिया हुआ है और इसमें से आपको पता चलेगा उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो उनका अधिकार है वो क्या है, नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले इनकी नियुक्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद उनकी सलाह पर जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और साथ में मुख्य मतलब कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों की बात याद रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने का जो प्रावधान है वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हाई कोर्ट का हो सकता है राज्यपाल करें, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों का ही कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ जो सीएजी हैं यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो 2 अन्य आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। इसके साथ साथ आप देखें, भारत के जो महान्यायवादी हैं उनका राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय जो परिषद बनाई जाती है उसके मेंबर्स का, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के मेंबर्स, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, मतलब इस तरह से आप देखिए जितने आयोग वगैरह हैं संवैधानिक, उन सब के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो भारत के राजदूत तथा जो अन्य राजनयिक हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मतलब नियुक्ति संबंधी इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। ठीक है, दूसरी जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति, जिसमें आप देखें जो विधायी शक्ति है उसके तहत जो राष्ट्रपति हैं, एक तो आपको पता है कि ये इनके अंदर जो विधायी शक्ति है वो है क्यों, क्योंकि ये संसद के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, तो इन्हें कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, इन्हें जो विधायी शक्तियां प्राप्त हैं उसमें आप देखिए ये संसद सत्र को आहूत कर सकते हैं, मतलब करते ही हैं। दूसरा, लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार इनके पास होता है। संसद के एक सदन में या फिर एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों ही सदनों में अभिभाषण करने की जो शक्ति है वो भी किनके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, और इसके साथ और कौन सा मतलब इनके पास और कौन सी विधायी शक्ति है, देखिए तो लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद जो है पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के मतलब कि पहले सत्र के आरंभ में और संसद में अभिभाषण करने की जो शक्ति है वो भी इनके पास है। कुल मिलाकर के जब सत्र स्टार्ट होता है ना, तो जो पहला भाषण वगैरह दिया जाता है वो कौन देते हैं, तो वो यही हमारे मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिया जाता है। जो भी सपोज कोई विधेयक वगैरह पारित हुआ तो क्या होगा, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं मतलब उसमें मिलेंगे तब तक वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये सब उनकी विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है, कानून अगर बनाना है, से सपोज किसी भी मामले में कोई कानून बनाना है और वो लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक देखिए कि वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इनकी विधायी शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और एक बात और याद रखिए, और वो ये है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो केवल और केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही पेश किए जाते हैं। जैसे आप देखिए सपोज दैट नए राज्यों का निर्माण करना है, क्या करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है और वर्तमान जो राज्य है उसकी या तो सीमा को घटाना बढ़ाना है या फिर उसके नाम वगैरह में परिवर्तन करना है, तो उससे संबंधित जो भी मतलब कि लाया जाएगा विधेयक वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही लाया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो धन विधेयक है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। और धन विधेयक की जो बात है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो जो धन विधेयक की बात है वो आपको आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए कि संचित निधि में व्यय करने वाले जो विधेयक हैं वो आर्टिकल 117 के तहत आपको देखने को मिलेंगे, वो भी मतलब कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही लाए जाते हैं। और ऐसे टैक्सेस जिसमें राज्य के हित जुड़े हैं और उससे संबंधित जो भी मतलब कि विधेयक वगैरह है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाए जाएंगे। राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो विधेयक वगैरह हैं वो भी किसकी पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं, तो ये राष्ट्रपति। और कहाँ पे दिया है, तो आर्टिकल 304। तो आप देखिए इस तरह से इनकी कुछ विधायी शक्तियाँ हैं। अन्य जो है उनकी शक्ति वो है मनोनयन संबंधी शक्ति। तो ये जो मनोनयन संबंधी शक्ति है उसमें आप देखिए
पहले जो है जो राष्ट्रपति है ना वो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करते थे उनका, ताकि जो है मतलब कि रहे कि हाँ इन लोगों का भी यहाँ पे कुछ तो है, इन लोगों की उपस्थिति बनी हुई है। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 2019 में। और इसी के तहत आप देखिए ये जो एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करने का, यानी एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया है। और अभी भी आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के तहत आप देखिए कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो अभी भी है। और ये जो 12 लोग हैं ये आते कहाँ से हैं, तो ये लोग कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहा। आगे देखिए राष्ट्रपति के पास और कौन सी शक्ति है, तो एक शक्ति है इनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है। और आर्टिकल कौन सा है, 1 2 3, समझ आ रहा है, 1 2 3 अध्यादेश। ठीक, तो जब ये जो अध्यादेश है ऐसा नहीं कि कभी भी जारी किया जा सकता है, नहीं, जब सपोज दैट संसद का कोई एक सत्र, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा या फिर दोनों के दोनों ही सत्र अपने काम को नहीं कर रही हैं, यानी कि अभी जो है ये भंग टाइप का है, भंग करने का मतलब है कि ये अपने सत्र में नहीं है और कोई एक ऐसा नियम बनाना अनिवार्य है जो कि हमारे मतलब कि राष्ट्र के हित में ज़रूरी है, उस टाइम पीरियड में अध्यादेश के द्वारा जो राष्ट्रपति हैं वो कोई कानून बना सकते हैं और वो कानून उसी तरह से मान्य होगा जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस से बनता है। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा कि इस मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बना सकते हैं, राज्य सूची के विषयों पे कानून नहीं बनाया जाएगा अध्यादेश जारी करके। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो अध्यादेश है ये कब तक मान्य रहेगा। तो ये जो अध्यादेश है ना, सपोज दैट संसद जो है वो अपने सत्र को स्टार्ट कर दे तो फिर 6 सप्ताह तक मान्य रहता है, या फिर संसद के द्वारा इसको पारित कर दिया जाए तो हमेशा के लिए ही कानून बन सकता है। तो ये इनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वैसे ही आर्टिकल 213 के तहत आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, और अगली जो मतलब कि इनके अंदर शक्ति है वो कौन सी है, वो है सैनिक शक्ति। कौन सी, सैनिक शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है वो सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, लेकिन ये अपनी शक्तियों को मनमानी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, कानून के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं उसी तरीके से इनको इसको यूज़ करना है। अगला है राजनीतिक शक्ति, और इसमें क्या होता है, तो अन्य देशों के साथ जो भी संधि या समझौते किए जाते हैं ये सब प्रेसिडेंट के ही नाम पे किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के नाम पे नहीं होते, प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं होते, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति आ रही है और वो है क्षमादान शक्ति और आपातकालीन शक्ति। इसके साथ साथ एक और शक्ति जाने रहिएगा, वो है बीटो पावर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनकी जो क्षमादान की शक्ति है उसको देखते हैं और जो आपातकालीन शक्तियाँ उसको देखते हैं अलग पेज में। ठीक है, तो देखिए क्षमादान की जो शक्ति है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, तो अनुच्छेद 72 के तहत। कहाँ पे, आर्टिकल 72 में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके अंदर उनके पास क्षमादान की शक्ति होती है। इसके तहत वो 5 प्रकार की शक्तियाँ रखते हैं, एक तो प्राविलंबन, दूसरा क्षमा, तीसरा लघुकरण, चौथा विराम, पाँचवा परिहार। इसका कोई क्रम नहीं है, इसको क्रोनोलॉजी में नहीं लगाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह की शक्तियाँ उनके अंदर होती हैं। जैसे सपोज दैट किसी को राष्ट्रपति यदि क्षमा कर दें तो फिर वो पूरी तरह से उसकी जो मतलब की सजा है ये समझ लिए, ये मान लिया जाता है कि इसके द्वारा कोई अपराध किया ही नहीं गया, इस तरह से वो क्षमा हो जाता है। ठीक है, वहीं यदि देखें कि जो प्राविलंबन है इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति, तो मृत्यु दंड पर रोक लगा करके इसलिए मृत्युदंड पर रोक लगाया जाता है ताकि वो क्षमा याचना कर सके, इसलिए प्राविलंबन किया जाता है। वहीं लघुकरण की बात करें तो लघुकरण में क्या होता है, तो लघुकरण में ना जो स्वरूप है सजा का वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कठोर मृत्युदंड मिला हुआ था तो अब उसको कठोर कारावास में चेंज कर दिया गया, तो ये क्या है, ये लघुकरण है, यानी सजा को कम कर ही दिया गया, स्वरूप को चेंज कर दिया गया। अगला जो है वो है विराम। तो विराम कब दिया जाता है, तो सजा को किसी विशेष स्थिति में कम किया जाता है। जैसे सपोज अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको फांसी अगर देनी है तो रोक दी जाएगी, तो ये क्या है, ये है विराम। ठीक है, वहीं परिहार की बात करें तो इसमें तो अवधि कम कर दी जाती है सजा की। जैसे पहले भी किसी को 20 साल की सजा मिली थी उसको कम करके क्या कर दिए, 10 साल कर दिए, तो ये क्या है, ये है परिहार। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। ठीक है, अब चूंकि एकदम टाइम कम बचा है इस वजह से थोड़ा हमको फास्ट वे में करना पड़ रहा है, वरना शायद और ज़्यादा टाइम देते।
अगला जो है ना वो है हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए जो राष्ट्रीय आपात है, शायद मैंने किसी वीडियो में बोल दिया था कि मतलब भाग 17 में है क्या, पता नहीं क्यों मैं बहुत भाग 17 और 18 में कंफ्यूज रहती हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने किसी वीडियो में बोला है तो वो गलत बोल दिया है, गलती से गलत बोला है। ध्यान रखिएगा कि भाग 18 में आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उनका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 के भीतर। ठीक है, तो 3 तरह के आपातकाल की जो व्यवस्था है वो आपको देखने को मिलेगी। पहला कौन सा है? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, कहाँ पे लगता है? तो आर्टिकल 352 में। कौन से जो है आधार पे लगता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले यहाँ पे एक शब्द था आंतरिक अशांति, उसको चेंज कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, और क्या रख दिया गया? तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इस आधार पर आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है? तो नेशनल इमरजेंसी लगती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे। और तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगता है और कम से कम 2 माह के लिए लगता है। और हालांकि आप ध्यान से इस बात को जाने रहिएगा कि आज तक अपने भारत देश के भीतर कभी भी जो मतलब कि वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगा। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। तो ये मतलब ये सारी हमने देखा। अब हम लोग एक और शक्ति है उसको भी देख लेते हैं, काहे कुछ छूट जाए। तो वो जो शक्ति है ना वो है हमारी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। कौन सी शक्ति? वीटो पावर। तो ये जो राष्ट्रपति का वीटो पावर है, इसके तहत भी इनके पास 3 प्रकार की पावर्स होती हैं। पहला तो है आत्यांतिक वीटो। कौन सा है? आत्यांतिक वीटो। ठीक है, आत्यांतिक वीटो। दूसरा है हमारा कौन सा है? दूसरा जो है वो है निलंबनकारी वीटो। कौन सा? निलंबनकारी वीटो। ठीक है, और तीसरी जो है वो कौन सी है? वो है जेबी वीटो। ठीक है, जेबी वीटो। तो ये 3 तरह की शक्तियाँ आपको देखने को मिलती है वीटो पावर के रूप में। किसके पास? अपने राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो मैंने तो देखा नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन बनता हो, लेकिन जाने रहिए कि ये 3 तरह की इनकी जो है पावर्स और भी हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर है। और ये वीटो पावर वगैरह जो है कहाँ पे यूज़ आता है? तो ये वीटो पावर का मतलब यही हुआ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के अभिन्न अंग है। जैसे कोई भी मतलब कि कानून बनाना है तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए। तो फिर राष्ट्रपति के पास ये 3 पावर्स होती हैं कि वो क्या कर सकते हैं उस विधेयक के साथ। ठीक है, जैसे सपोज दैट राष्ट्रपति अपना आत्यांतिक जो वीटो है उसको यूज़ कर लें, तो इसमें क्या होगा कि वो संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ठीक है, और जब बताएंगे नहीं कि कब इसको हम मतलब कुछ करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है सपोज दैट उन्होंने निलंबनकारी जो है वीटो का यूज़ किया, तो वो क्या कर सकते हैं? जो भी कानून बनकर आया है उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और तीसरा जो है वो है जेबी वीटो, उसको मतलब पॉकेट में रख लिया कि कुछ नहीं बताएंगे, जाओ जो करना हो कर लो। तो इस तरह से ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके पास ये राइट्स होते हैं। आप ध्यान रखिएगा ये जो जेबी वीटो है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये जो जेबी वीटो है इसको कब किसके द्वारा यूज़ किया गया था। तो आप देखिए 1986 में किसके द्वारा? तो जो ज्ञानी जैल सिंह है ना उनके द्वारा इसको यूज़ किया गया था। किसके लिए? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप याद रख सकते हैं। तो इन्होंने तो जेबी वीटो को यूज़ कर लिया अर्थात पॉकेट में रख लिया। तो आगे चल करके फिर जो अगले राष्ट्रपति आते हैं 1989 में, नाम क्या था उनका? उनका नाम था आर वेंकट रमणी। इन्होंने इस विधेयक को नई जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी उसके पास पुनर्विचार के लिए लौटाया और आगे चल करके फिर ये रद्दी हो गया था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। तो ये जो मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें थी ना वो सब हमने देख लिया। अब आगे जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो मतलब कि राज्य है, राज्य की जो मतलब विधानमंडल होता है उसमें भी सेम कंडीशन होती है कि कोई कानून बना, वो कानून मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों से पास हुआ तो उसको जो है राज्यपाल के पास भेजा जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए। तो वहाँ से संबंधित एक अधिकार होता है जो मतलब कि जो राज्यपाल हैं उनके पास ये तीनों अधिकार तो होते ही हैं। इसके अलावा एक अधिकार होता है, वो अधिकार कौन सा है? तो वो अधिकार ये है कि जो राज्यपाल हैं उसको मतलब उस विधेयक को ना राष्ट्रपति की सहमति के लिए रोक करके रख सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के विचारार्थ वो उसको सुरक्षित रख सकते हैं। फिर जब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए अगर इसको सुरक्षित रखेंगे तो कुछ जो है इसके पीछे भी चीज़ें होती हैं। जैसे तो सपोज दैट जो राज्यपाल हैं उन्होंने राष्ट्रपति के विचार के हेतु इसको रख लिया अपने पास,
तो फिर ये क्या होगा, तो राष्ट्रपति के पास ना 3 विकल्प होते हैं, और कहाँ पे है ये बात जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 201 में। ठीक है, तो आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, और आर्टिकल 200 भी जाने रहिए कि राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं जब कोई भी कानून बनने के लिए उनके हस्ताक्षर के लिए आता है तो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होता है यही राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने वाला। ठीक है, बाकी वही राष्ट्रपति वाला ही होता है सब। राज्यपाल का एक एक्स्ट्रा जो है वो यही है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जब सपोज दैट आर्टिकल 201 के तहत, यानी कि जो आर्टिकल 200 है इसके तहत इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के विचार के हेतु इसको आरक्षित रखा। तो आर्टिकल 201 में बताया गया है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया गया है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं आर्टिकल 201 के तहत, और वो 3 विकल्प क्या हैं, वो विधेयक पर या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा क्या है कि वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो वो राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दे। ठीक है, फिर आगे जानिए कि यदि राज्य की विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये पॉइंट ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि यही चीज अगर निलंबनकारी वीटो जो मतलब कि राष्ट्रपति के पास जो 3 वीटो हमने बताया था संसद के मामले में कि राज्यसभा और मतलब राज्यसभा और लोकसभा से कोई मामला पारित होकर के आया इनके हस्ताक्षर के लिए, तो उनके पास कौन सी शक्ति थी, निलंबनकारी। तो जब वो निलंबनकारी शक्ति जब यूज करते हैं तो उसमें जो है ना बाध्य होते हैं, यानी कि अगर उन्होंने एक बार पुनर्विचार के हेतु लौटाया किसी विधेयक को और राज्यसभा या लोकसभा या जो भी कहना चाहें आप वहां से मतलब कि दोबारा जो है संसद ने क्या किया कि चाहे उसमें कोई संशोधन किया या नहीं किया, उसको फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति वहां बाध्य होते हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन जो राज्यपाल ने सुरक्षित रखा था वहां पे राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, आई थिंक आपको मतलब कंफ्यूज ना हो, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य वाले में आप देखिए कि राष्ट्रपति जो है ना उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम और क्या देखेंगे, और आपको एक और पॉइंट याद रखना है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और वो क्या है, वो ये है कि भारत में जो राष्ट्रपति है ना इनके द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और साथ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि जो नेशनल एससी कमीशन और एसटी कमीशन है उसके प्रतिवेदन को क्या करवाया जाता है, संसद के पटल पर रखवाया जाता है। ठीक है, तो ये सब संसद के पटल पर रखवाने का जो काम है वो कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तो ये जो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं उन्हें क्रम से देख लीजिए। सबसे पहले अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा अनुच्छेद 52 है वो क्या कहता है, तो बस वही कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और दूसरा अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति में निहित होगी। जबकि अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो मैंने तो ऐसे ही याद रखा है 54 निर्वाचन, मतलब एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, और 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की पात्रता, और 57 में ये हुआ। 58 में देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यता दी गई है। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। वहीं अनुच्छेद 60 में आप देखिए तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और 61 में उन पर महाभियोग। मैंने तो वैसे ही याद करके रखा है कि 60 में वो शपथ लेंगे, 61 में उनको फिर हटा ही। तो जैसे अब देखिए जो 16 संस्कार हैं हमारे मतलब वैदिक काल वाले, उसमें आप देखिए 15वें में आपको क्या है, 15वां जो संस्कार है वो विवाह है, और 16वां में डायरेक्ट मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार होता है वो, यानी कि विवाह के बाद और कुछ होना ही नहीं है, फिर जो कुछ होना था इसके पहले ही सब हो गया। तो वैसे ही आप देखिए आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उसके बाद जो आर्टिकल है वो डायरेक्ट इनको कैसे यहाँ से भगाया जाए यही संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक वगैरह लगा के चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये तो हमने देखा कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है, और जो अनुच्छेद 62 है वो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का जो टाइम पीरियड है, और आकस्मिक रिक्ति हो जाए अगर तो भरने के लिए जो चुने गए व्यक्ति हैं उनका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने डायरेक्ट लूसेंट की बुक से ही कॉपी किया हुआ है। तो देखिए, जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 77 का क्लॉज 1, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से ही मतलब मानी जाएंगी। ठीक है। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाने का कार्य करेगा। ठीक। अब हम देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति जो रहे हैं वो। ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, राजू की राधा जाकर गिरी कहाँ पे, तो भी आपको बताते हैं कहाँ गिरी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो मतलब राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद जी। इनका टाइम पीरियड भी आप देख लीजिए, इतना से इतना तक रहा है। दूसरे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरे हैं जाकिर हुसैन। चौथे देखिए डॉक्टर वी गिरी हैं। पाँचवें पे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। छठवें पे हैं नीलम संजीव रेड्डी। सातवें पे ज्ञानी जैल सिंह। आठवें पे आर वेंकट रमणी। नौवें पे हैं शंकर दयाल शर्मा। और 10वें पे देखिए के आर नारायण है। 11 पे जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। 12वें पे है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। अभी तो दूसरी आ गई है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अगला जो है 13वें पे थे प्रणब मुखर्जी जी, और 14वें हैं रामनाथ कोविंद जी, और 15वें कौन से हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अभी भी हैं। और कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुई है। ठीक। 20 जून 1958 को आपका जन्म हुआ था। और ये भी मतलब क्वेश्चन बन जाता है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यही हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है। एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो डॉक्टर वी गिरी थे ना, वो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1971 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, और वी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के मतलब क्या बोलते हैं न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ छोटे छोटे चुटर मुटर टाइप के मतलब फैक्ट है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। ये सारे फैक्ट ना मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। जो वी गिरी हैं, इनके निर्वाचन के टाइम पीरियड में दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, यानी कि पहले चक्र की मतगणना में कोई राष्ट्रपति ही नहीं बना, तो दूसरे चक्र की मतगणना हुई और फिर वो राष्ट्रपति के पद पर आए। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति जो है वो बने थे। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और ये सारे फैक्ट मैंने कहाँ से लिए हैं? ऑफ कोर्स लूसेंट से लिया है, लूसेंट इनफ है। ठीक है। तो ये हमने राष्ट्रपति जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो 30 मिनट के अंदर जो है कलेक्ट करने की कोशिश की। फास्ट वे में किया है, जो मेन पॉइंट्स थे वही कंप्लीट किया है। और वैसे तो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। भारत में जो राष्ट्रपति हैं, भारत का राष्ट्रपति अपने आप में लोग मतलब 2-2 3-3 घंटे हम लोग पढ़ते हैं, तो मतलब बड़ा टॉपिक है कुल मिलाकर के, ये बता रहे हैं। अब हम लोग ना उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उपराष्ट्रपति का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा वगैरह दिया है ना, तो करंट अफेयर का मुद्दा बन जाता है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, आर्टिकल 63। ठीक। पहली बात तो ये जानिए कि इनका जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और जैसे राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो उनकी जो पावर्स वगैरह है ना वो कहाँ से लिया है? तो बस वैसे जैसे यूके में राजा की स्थिति है, वैसे अपने यहाँ किनकी स्थिति है? राष्ट्रपति की। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति है उनका पद यूएसए से लिया गया। ठीक, ये तो पहला मतलब फैक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 है उसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है ना वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अर्थात एक्स ऑफिशियो। ठीक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया तो फिर उसको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और मतलब मेंबर नहीं, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए और कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है। और ध्यान से देखिए कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होंगे, यही कारण है, मतलब ये जो योग्यता होती है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो उपराष्ट्रपति है ना उनके अंदर
राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ना तो ना तो राज्यसभा और ना ही लोकसभा, दोनों का ही वो मेंबर नहीं होना चाहिए। योग्यता होनी चाहिए पर मेंबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, चूंकि ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, यही कारण है कि वो मतदान नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा के ये सभापति होते हैं, तो सभापति के रूप में ये निर्णायक मत दे सकते हैं। अब ये सब कहाँ से आया, तो बस वही है, कोई कानून बनना है, कोई विधेयक लाया गया है, उस विधेयक पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने ही हस्ताक्षर करने हैं, और कोई मुद्दा आ गया है और उसमें जो है निर्णायक मत देना है, तो वही निर्णायक मत जो है कौन दे देंगे, तो यही कौन है, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, चलिए इनकी योग्यता के बारे में जाने रहिए, योग्यता से क्वेश्चन बन सकता है। तो बस वही है, भारत के नागरिक हों, 35 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो, राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हों, लाभ का पद न धारण किए हों, राज्य के किसी सदन के मेंबर मतलब कि ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो। कहाँ पे दिया गया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, आर्टिकल 66 के क्लॉज 3 में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में अन्य चीज़ें। जैसे सबसे पहले तो इनका जो शपथ वगैरह है वो किसके समक्ष लेंगे, तो ये प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेंगे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो निर्वाचक मंडल में आप देखिए, पहली बात तो आर्टिकल 66 में निर्वाचक मंडल है, इसमें दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही मेंबर शामिल होंगे। ध्यान रखना है, यहाँ पे ना राज्य की विधानसभा वगैरह का कोई इशू नहीं है। फिर आप देखिए, वही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान से इनका जो है चुनाव वगैरह होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले में कंफ्यूजन यही बना रहता है कि आपको ध्यान से देखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, और साथ में दिल्ली पुदुचेरी के जो सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन निर्वाचित, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे देखिए, इनकी पदावधि की बात करेंगे तो पदावधि जो है उसके बारे में आपको आर्टिकल 67 में बताया गया है। पद ग्रहण से 5 साल तक इनका टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन अगर चाहें तो आर्टिकल 67 का के तहत राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अभी जो त्यागपत्र दिया गया है यहीं से दिया गया है, आर्टिकल एकदम रट लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे देखिए, राज्यसभा संकल्प के द्वारा इनको हटा सकती है। तो जैसे राष्ट्रपति को हटाने की बात थी, तो उसका जो है संकल्प कहीं से भी लाया जा सकता था, चाहे लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी। लेकिन अगर इनको हटाना है तो इसके लिए जो संकल्प लाया जाएगा वो केवल और केवल राज्यसभा से ही लाया जाएगा, लोकसभा से बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। और राज्यसभा से तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा, तब फिर ये लोकसभा के लोकसभा में भेजा जाएगा। लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना यहाँ पर भी देना अनिवार्य होता है। ठीक है, और कहाँ पे ये बात की गई है कि 14 दिन के पहले पूर्व सूचना देनी होगी, तो आर्टिकल 67 के क्लॉज खा में। वहीं आप देखिए, आर्टिकल 67 का क्लॉज गा जो है ना, वो ये बताता है कि जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। कब, जब इनका टाइम पीरियड 5 साल का पूरा हो गया हो। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात याद रखिएगा कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर सपोज दैट उसमें कोई समस्या आती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको सुलझाया जाएगा, और निर्वाचन अवैध हो जाएगा तो इनके द्वारा जब तक ये रहे हैं काम तब तक जो किए हैं वो अवैध नहीं माना जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है, इस वजह से मैं आपको इस पर थोड़ा फोकस रहने की बात कर रही हूँ। अब हम भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उनको देख लेंगे। जैसे सबसे पहले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही रहे हैं 1952 से 62 तक। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। अब इन सबको देख करके ना आप ये जो है देख लीजिएगा कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए, गोपाल स्वरूप पाठक आए, वीडी जत्ती आए। क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है तो क्रोनोलॉजी से ही देखिएगा हर चीज़। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए, फिर आर वेंकटरमण, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण, फिर कृष्णकांत आए, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, देन हामिद अंसारी आए, उसके बाद एम वेंकैया नायडू आए, उसके बाद जगदीप धनखड़। तो अभी तो जगदीप धनखड़ जी जो है वो इस्तीफा वगैरह भी दे चुके हैं, तो अभी जो बनेगा फिर वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ना, ये यूएसएसआर में क्या थे, राजदूत थे। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर जो उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं, और ये कहाँ बताया गया, आर्टिकल 65। और ऐसा नहीं सपोज राष्ट्रपति जो है कहीं यात्रा वगैरह पे गए या और कोई दुर्घटना हो गई है, तो जो आर्टिकल 65 है ना वो ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो काम है वो कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये राष्ट्रपति का पद नहीं संभालेंगे जिस टाइम पीरियड में सपोज दैट उनका टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अभी उनका उत्तराधिकारी नहीं आया। तो जब उत्तराधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक वो
खुद राष्ट्रपति ही उस पद को संभालेंगे। लेकिन अन्य कोई सिचुएशन आ गई है, उस टाइम पीरियड में आप देखिए कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के काम को करेंगे और उनके जो वेतन भत्ते हैं वो उस टाइम सब राष्ट्रपति के जैसे ही होंगे, ठीक है। और जब उधर काम कर रहे हैं तो राज्यसभा का जो काम है वो ये नहीं करेंगे, वहाँ के वेतन भत्ते इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने। ऐसा नहीं कि जाने दो चलते जाओ 2-4 साल तक, ऐसा नहीं होगा। और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। मैंने बताया था ना 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, तो वही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते टाइम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी जो शक्तियां हैं वो भी मिलेंगी, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार ये सब के सब उनको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि जिस टाइम पीरियड में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को वो नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्तों के हकदार भी नहीं होंगे, ठीक। तो मैंने बताया ही था, आर्टिकल वगैरह भी देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो बस मेन जो पॉइंट्स थे वो सब मैंने कवर करने का प्रयास किया है। अब हम लोग जो MCQ है उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर 50 MCQ मैंने बनाए हुए हैं, और चलिए देखते हैं। कुछ MCQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ हमने एक्सपेक्टेड भी रखे हुए हैं। और ईश्वर ने चाहा तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भैया कितनी बार बताऊं, अभी तो बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा देखिए, केवल क्वेश्चन और आंसर टिक करते चलेंगे, और चूंकि सब तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, 44 मिनट की क्लास हो गई है एक्सप्लेनेशन में ही। कह रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कह रहे हैं संसद, भारत का निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है ये सब जो काम है वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। अब आप सोचिए, मात्र 44 मिनट में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं आज सुबह से ही इस PDF को बना रही थी, बोर्ड पे लिखना, उसके बाद पिक्चर क्लिक करना वगैरह वगैरह। मतलब बहुत परिश्रम का काम है, मानना पड़ेगा कि जो टीचर्स मैराथन वगैरह लेते हैं सच में बहुत परिश्रम करते होंगे, 5-5, 6-6 घंटे का कंटेंट बना के। और हालांकि उनके पास अपनी टीम होती है, तो जो लोग अकेले परिश्रम कर रहे हैं हम लोगों की तरह, उनके लिए तो सच में बहुत स्ट्रगल की बात है। और इतना सब कुछ बता क्यों रहे हैं? ताकि आप लाइक वाइक कर दीजिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तभी हमने बताया 35 ईयर्स, और अधिकतम आयु कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान से देखिए, जाकिर हुसैन थे, ठीक है। कौन? जाकिर हुसैन। अगला देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि संविधान का जो उल्लंघन है उसके आधार पर लगाया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो भाई ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घटना चक्र में क्वेश्चन इसे टाइप के रहते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के रहते हैं, कुछ क्रोनोलॉजी के मिल जाएंगे, कुछ आपको जो है मैच द फॉलोइंग के मिल जाएंगे। तो मैंने तो सिंपल से ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं वनडे एग्जाम्स में। आगे देखिए, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति की नहीं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को तो खुद ही ये नियुक्त करते हैं, तो फिर इनका कहाँ से? राज्यसभा अध्यक्ष? नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से लिया जाता है? मैंने बताया था भारत की संचित निधि से, ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप देखिए, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगर ऑप्शन में केवल एक लोग हैं तो एक ही लोग को टिक करके आगे बढ़िएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलें अगला देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 72 में है। 5 प्रकार का जो है क्षमा करने की इनके पास पावर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और हम लोग जब राज्यपाल वगैरह को पढ़ेंगे ना, मतलब राज्यपाल वगैरह नहीं, राज्यपाल को जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे राष्ट्रपति का और राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति दोनों के पास है, लेकिन थोड़ी भिन्नता है। कैसे भिन्नता है वो सब वहाँ देख लेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो किसी भी सदन से स्टार्ट हो जाए, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। और वहीं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है केवल और केवल राज्यसभा से स्टार्ट होती है, ठीक है। और आपको एक आर्टिकल नहीं बताया, जैसे एक आपने ज़रूर सुना होगा संयुक्त अधिवेशन। क्या? संयुक्त अधिवेशन। ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, ये आर्टिकल 108 के तहत, किसके तहत? तो आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना, वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ये आर्टिकल दरअसल इंपॉर्टेंट था, उसे जस्ट बता दे रहे हैं। आगे देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन से मतदान पद्धति से होता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बिल्कुल नहीं है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति कौन से अधिकार का प्रयोग करता है? तो अध्यादेश जारी करना, हाँ बिल्कुल। संसद भंग करना, करते हैं। क्षमादान, हाँ।
ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी पावर्स उनके पास होती हैं। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखिए, साधारण बिल्कुल नहीं, 2/3 बहुमत नहीं, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने थे। तो पहले कार्यकारी जो राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरि जी। ठीक, अगला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति किसके अधीन कार्य करते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य करते हैं, मतलब मनमानी नहीं है। इतना सब कुछ देखा आपने तो इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी तरह से यूज़ करेंगे। आगे देखिए, बस देखिए लिखावट में ना इतनी सारे पावर्स हैं, एग्जैक्टली ईमानदारी से कोई पावर नहीं है, मतलब किसी काम का पता नहीं है। ठीक है, बस पैसा बहुत है, इज्जत है, नाम है, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति आपात किस अनुच्छेद में घोषित कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपात यानी कि राष्ट्रपति आपात की बात हो रही है। तो ये जो राज्यों में लगता है वो है ये राष्ट्रपति फिर, अच्छा एक सेकंड, थोड़ा ना क्वेश्चन समझने में मिस्टेक हो रहा है। मतलब कि जो राष्ट्रपति है ना उनके द्वारा जो आपातकाल है वो किन अनुच्छेदों में घोषित किया जाता है, एग्जैक्टली वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल 352, 56, 60 तीनों में ही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा। तभी हमने बताया कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, अनन्य अधिकारिता है उनकी। आगे देखिए, राष्ट्रपति का त्यागपत्र जो है वो किसको दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, यही होता रहता है। आगे देखिए, जब तक मतलब कि अब तक सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे। तो अभी भी मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो ये मतलब कि पदवी है वो बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे मतलब क्या होता है, पिद्दू सा क्वेश्चन है, डॉक्टर मतलब कि राधाकृष्णन। ठीक है, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो वही हो जाएंगे, मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। इसका मतलब जान रहे हैं, ये दरअसल पूछना चाह रहे हैं उनका निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल में, तो ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, आगे देखिए, और हाँ, दोनों सदनों में ना निर्वाचित और मनोनीत दोनों आएंगे, ध्यान से इस बात को नोट डाउन करके रखिए अपने माइंड में। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो बस वही जितनी राष्ट्रपति की, यानी 35 ईयर्स। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में किस पद पर कार्य करते हैं। तो ये राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। ऑप्शन मतलब ए ठीक है। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितने टाइम का होता है। तो बस इनका भी 5 साल का ही होता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र, यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं। तो भाई भी बताया था ना, राष्ट्रपति को देंगे, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा। तभी बताया कि केवल और केवल राज्यसभा में। कहाँ है, ऑप्शन बी में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक कौन चलाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनकी जो राज्यसभा है उसमें कौन बैठक चलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं वो चलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, अभी हमने देखा था राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कब करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति विदेश में हो, या फिर राष्ट्रपति बीमार हो, या उनकी मतलब कि अकाल मृत्यु हो गई हो, या त्यागपत्र दे दिए हो। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। और कौन सी स्थिति में नहीं जो है इनके पद पे कार्य करेंगे। तो वही अगर उनका टाइम पीरियड हो गया हो ख़त्म, और उसके बाद भी जो है उनके उत्तराधिकारी ना आए हों, तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का काम नहीं करते हैं। उस टाइम वो राष्ट्रपति खुद ही अपना काम संभालते रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी ना जाए। आगे देखिए कि भारत के किस उपराष्ट्रपति ने सबसे लंबे समय तक का कार्य किया है। तो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति की नहीं। तो उत्तर देखिए कौन हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए, राधाकृष्णन नहीं, हामिद अंसारी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कहाँ जाएगा। तो वहीं जहाँ राष्ट्रपति वाला जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखिए, कह रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्त सबसे ज़्यादा जरूरी है। कह रहे हैं राज्यसभा का सदस्य होना, बिल्कुल नहीं, मेंबर तो होंगे नहीं। लोकसभा नहीं, संसद नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि कहीं के मेंबर हों। कहीं के मेंबर होंगे तो वैसे ही कहाँ चुना जाएगा। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण। ठीक है, कौन सा बहुमत की, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। अभी तो देखा था आर्टिकल 63, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा हुआ था बोर्ड पे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कि उपराष्ट्रपति पद किस देश की शासन प्रणाली से लिया गया है। तो अभी बताया था ना कि हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का जो पद लिया है वो यूएस की प्रणाली से लिया है, ब्रिटेन से। तो जो मतलब शक्तियाँ वगैरह हैं
किनकी? अपने राष्ट्रपति की, वो उनका लिया हुआ है। यानी कि बस नाम मात्र के सब कुछ रहोगे सब कुछ, लेकिन नाम मात्र के, पावर्स नहीं होंगी कुछ। आगे देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राधा कृष्णन। तो राजू की राधा, यही तो है राजू की राधा, वो जो ट्रिक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? बस 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं अब तक कितने उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बन चुके हैं? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 3, 4, 5, 6, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। आगे देखिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक था? तो 1952 से 62 तक था। तो 1952 से स्टार्ट हुआ था, दरअसल स्टार्ट का ही पूछ रहे हैं। तो 1952 से स्टार्ट हुआ था, 1962 तक रहा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब केवल 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एकदम फटाफट हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन फटाफट हो जा रहे हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने देख ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? और हाँ, मतलब कि बहुत जल्दी ही 1-2 दिन के भीतर आप देखेंगे कि जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, उन सब का जो हमने MCQ करवाया हुआ है, वो सारा का सारा MCQ आपको कंपाइल में मिल जाएगा। जैसे आज हमने उसका कंपाइलेशन दिया है, जो हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट इतने दिनों से कराए हैं, उन हिंदी के प्रैक्टिस सेट के जो भी गद्यांश रहे हैं, सब हमने प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए गद्यांश थे वही था। आज उसको हमने कंपाइल करके दे दिया है। केवल एक वीडियो में आप सारे गद्यांश को एक साथ देख सकते हैं, एक ही जगह पर, और वही ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे की, 1 घंटे 10 मिनट के साथ वो क्लास है। तो आप लोग चाहें तो उसको फटाफट देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे गद्यांश में पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे कुछ रह गया हो तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन देखिए, संसद, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यसभा। ऑफ कोर्स अपना मतलब निर्वाचन आयोग, जो कि आजकल बहुत ठीक ठाक विवादों से घिरा हुआ है। आगे देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद किस प्रकार के चुनाव से होते हैं? प्रत्यक्ष? बिल्कुल नहीं। अप्रत्यक्ष? एकदम सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की न्यूनतम आयु अभी देखा 35 साल, ठीक है। ये दोनों एक तरह से तुलना के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनता है? ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, देखिए MCQ में आ गया। तो सपोज दैट, देखिए जैसे राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश अनुपस्थित है तो क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद को संभाल लेंगे। सपोज दैट उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन आएगा? तो फिर आएंगे अपने मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो फिर इस पद को संभालेंगे। अब 34 लोग हैं, वैसा तो है नहीं कि 34 के 34 कहीं चले जाएंगे गोवा घूमने, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनता है? तो ये तो भैया मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना। ये क्या दे रहे हैं? नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, बिल्कुल नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता। ये होंगे मतलब कि एक सेकेंड, मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, लोकसभा स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? C होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वही होंगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी बताया 5 साल का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा गया है? तो मिसाइल मैन कौन है वो बताइए। तो ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी कन्फ्यूजन होने वाला है, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पूर्ण किए, ये आपको बताना है। तो आप सबको पता है, ये हामिद अंसारी का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब कौन होते हैं? ये हो जाएगा अपनी मतलब कि पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ क्रमशः कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति को तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति, हाँ देखिए ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, ये देखिए दोनों एक ही जैसे ऑप्शन है, तो बस दोनों में ही जो आपको समझ है कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो यही बताया था कि संविधान के भाग 6 में इन सब के बारे में जो है प्रावधान मिलेगा, और ये भाग 6 ऑप्शन B में है, ठीक है। अरे ओहो, सॉरी, भाग 5 ही है। भाग 6 में तो दरअसल वो है, क्या बोलते हैं, भाग 5 में आप देखिए, सॉरी भाग 6 में जो है वो ना, वो राज्य सरकार के बारे में प्रावधान है, ठीक है। भाग 5 में राज्य सरकार के बारे में प्रावधान है। अगर मैंने आपको गलती से कहीं भाग
6 बताया हुआ है ना, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और मैं इसको ना कमेंट करके पिन कर दूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने भाग 6 बताया हुआ है, हालाँकि भाग 5 है, क्योंकि संसद जो है ना वो भाग 5 में है। और देखो कैसी ये चीज़ें मिस्टेक हो गई। फ़िलहाल के लिए मैं भी ना बताया हो, क्योंकि हमें याद आ रहा है जैसे हमने भाग 5 ही बताया था। चलिए फ़िलहाल के लिए ध्यान से देख लीजिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। यही तो होता है ना, अगर सपोज़ दैट कहीं कोई गलती हो भी गई रही हो तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो चीज़ें मतलब करेक्ट की जा सकती हैं। तो जो भाग 5 है उसी में आपको संघ सरकार के बारे में देखने को मिलता है। भाग 6 में तो हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाग 5, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ आई होगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी सा है। मैंने इसके एमसीक्यू मात्र जो है 1.5 घंटे में तो केवल एमसीक्यू करवाया हुआ है लूसेंट की पॉलिटी से अपने इसी चैनल पे, और उपराष्ट्रपति वाला भी अलग से 1.5 घंटे का ही करवाया हुआ। तो मतलब उपराष्ट्रपति का इतना नहीं है, उसका तो आधे घंटे में ही हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो टॉपिक है ना बहुत बड़ा सा है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत परिश्रम लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करिए। बस मेरे अब 1000 कंप्लीट होने ही वाले हैं, जल्दी से हो जाए, मुझे भी थोड़ा सा खुशी हो, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। कितना? तो 1K, बस अब थोड़ा ही है, 10-15 लोग और आ जाएँ तो 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद मेरे जीवन में ये खुशी आएगी 1K सब्सक्राइबर्स देखने की। आप देखिए पिछले साल मैंने जून में चैनल स्टार्ट किया था, तब से लगातार अथक परिश्रम के बाद अब जा कर के मुझे 1K सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं। खैर आप लोगों का विश्वास बना रहेगा तो जल्दी ये 1K क्या 1 लाख भी हो सकता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि 2 तारीख को, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के 4 दिन पहले 2 तारीख को एक महा मैराथन हम लाएंगे हिंदी की, जिसमें आपको सारे के सारे 9 टॉपिक्स एक साथ कवर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।